नमस्ते मेरे प्यारे भैया बहनों। मैं आज आपको पाठ 3 कैसे जानूं मैं उसका दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूं। इससे पूर्व हमने इसका पहला भाग पढ़ा था, तो उसमें मैंने विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको समझाया था। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका विषय है ज्ञानेंद्रियों की देखभाल व नाप के जानूं मैं। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था उसके बारे में जानने के लिए मैंने एक छोटी कविता लिखी है, उसके माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ कि हमने इससे पहले पाठ में क्या पढ़ा था। ये कविता सुनते ही आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। नयन देखते चांद सितारे, नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढम ढम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बथाते चाय गरम, पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। तो हमने ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के बारे में पहले पाठ में पढ़ा था। नयन यानी आँख, जीभ, कान, नाक, हाथ यानी हमारी त्वचा। नयन यानी हम आँखों के माध्यम से चांद सितारों को देखते हैं। जीभ से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। कान के माध्यम से हम प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को सुनते हैं। नाक के माध्यम से हम गंध और सुगंध का पता लगाते हैं। और हाथ यानी हम त्वचा के माध्यम से किसी की चीज़ में को गर्म होने का और ठंडे होने का या नुकीले होने का आभास हमको होता है। तो हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पहले पढ़ा था। आज मैं इन्हीं ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कैसे करते हैं, इनकी साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए और साथ ही हम कौन कौन सी चीज़ को नाप तोल के पढ़ सकते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो हम पढ़ेंगे अभी ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। कई बार महिलाएं या कोई भी जो है किसी व्यक्तियों की आदत होती है नहाने के बाद वह कान को साफ करने के लिए किसी न किसी नुकीली चीज़ को कान में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कान के पर्दे के फटने का डर रहता है। हमें कान को ब्रश के माध्यम से ही साफ करना चाहिए। दूसरा, कान को तेज़ सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। हमारे कानों में अगर तेज़ गति के साथ हवा चली जाती है तो भी कान के पर्दे फटने का डर बना रहता है। इसलिए हमें कानों को सर्दी व गर्मी से भी बचाने के लिए और तेज़ हवा से बचाने के लिए कानों को ढक कर रखना चाहिए। ज़्यादातर यह दुर्घटना 2 पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के साथ में अधिक होती है। तीसरा बिंदु है नाक में अंगुली न डालें। हमें नाक में अंगुली नहीं डालनी चाहिए क्योंकि हमारे हाथ कई बार गंदे होते हैं और नाक में अंगुली डालने से नाक के अंदर उपस्थित रोम छिद्रों से वो गंदगी हमारे श्वसन क्रिया के माध्यम से फेफड़ों तक चली जाती है। कई बार कक्षा प्रवेशिका में जो छोटे छोटे भैया बहन होते हैं वह नासमझी के कारण अपने स्लेट पेंसिल को नाक में डाल देते हैं और श्वसन क्रिया करने के साथ ही वह पेंसिल जो है नाक में चढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बालक के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटने का भय बना रहता है। अतः हमें नाक में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ को नहीं डालना चाहिए क्योंकि नाक जो है वह हमारे श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है। चौथा बिंदु है जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। हमें जुकाम हो तो खांसते व छींकते समय हमें मुंह के आगे रुमाल रखना चाहिए या टिश्यू पेपर रखना चाहिए और हमारे आसपास की गंदगी को हमें साफ सफाई करके वहाँ से उस स्थान को साफ बनाए रखना चाहिए। अगला बिंदु है आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। हम जब कहीं भी जाते हैं या मैदान में बच्चे खेलते हैं तो हवा के साथ मिट्टी के कण भी मिल जाते हैं और वही मिट्टी के कण जो है हमारे आँखों में चले जाते हैं और आँखों में जाने के कारण हमें खुजली होने लगती है और उसको हम अनावश्यक रूप से आँखों को मसलने लगते हैं, जिससे हमारी आँखों में किसी न किसी प्रकार की कोई भी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। अतः हमें आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए तथा आँखों को मिट्टी के कणों से, धूल के कणों से बचाने के लिए जहाँ आँखों के ऊपर चश्मा पहनना चाहिए। बाहर निकलते समय या वाहन पर यात्रा करते समय आँखों को चश्मे से सुरक्षित रखना चाहिए। अगला बिंदु है लेट कर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक देखना चाहिए। आजकल माता पिता को और ये बच्चों को समझना चाहिए
कि हमारे पढ़ने का जो तरीका है वह टेबल कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ना चाहिए या अच्छे से दूरी बनाकर पढ़ना चाहिए। ज़्यादा देर तक टीवी और कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए रखने से उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है, अतः हमको पढ़ने का तरीके में सुधार लेना चाहिए। अगला बिंदु है रोज़ सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें। हमें केवल बच्चों को सुबह सुबह यही नहीं कहना है ब्रश करें। ब्रश करने का मतलब केवल दांतों को साफ करना ही नहीं होता है, हमको जीभ को भी साफ करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जीभ के ऊपर हमारी एक मैल की परत जमती रहती है और वह जीभ के कैंसर का रूप भी ले सकती है। इसलिए हमें जीभ को भी रोजाना ब्रश करने के साथ साथ उसको साफ करना चाहिए। रोज मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। हमें हमेशा साबुन से ही शरीर को साफ करके नहाना चाहिए। अगला बिंदु है शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमें प्राथमिक उपचार तो करना ही चाहिए, साथ ही शरीर में किसी के अंग में कोई पीड़ा हो जाए तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। खाने से पूर्व व शौच के बाद साबुन से अच्छे से तरह अवश्य हाथ धोने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं और वह नासमझी के कारण बिना हाथ धोए भोजन को अपने हाथों से ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्हें समझाना चाहिए कि हमारे हाथों में लगी जो गंदगी है वह भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें खाने से पूर्व व शौच के बाद अवश्य हाथों को साबुन से रगड़ के साफ करना चाहिए। तो अगर हमने इन ज्ञानेंद्रियों के बारे में अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो हमें कई प्रकार की शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कानों से हम कम सुनने लगेंगे और हमारे ठीक ढंग से दूरी बनाकर टीवी कंप्यूटर या पढ़ाई नहीं की तो हमारी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर हो सकती है। तो इस प्रकार हमने ये ज्ञानेंद्रियों के लिए सुरक्षा किस प्रकार रखी जा सकती है इसके बारे में हमने ध्यान रखने योग्य बिंदु समझे। आगे का जो मेरा टॉपिक है वह है नाप के जानूं मैं। हम किस किस चीज़ को नाप कर जान सकते हैं या तोल कर जान सकते हैं, इसी के बारे में इस टॉपिक में बताया गया है। और दादा पोते के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि सोनू अपने दादाजी से जलेबी वाले को पाव जलेबी तोलने को कहा तो सोनू ने तुरंत अपने दादाजी से प्रश्न पूछ लिया, ये पाव क्या होता है। जाहिर है सभी बच्चे जो हैं जिज्ञासापूर्वक ये प्रश्न अवश्य करते हैं, पाव, आधा किलो, 1.5 किलो, ये सब होता क्या है, मीटर, 100 सेंटीमीटर। तो बालक इन चीज़ों को जानने का बड़ा जिज्ञासु होता है। तो दादाजी को जब ये सोनू ने प्रश्न किया तो दादाजी ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, पाव यानी आधे किलो का आधा यानी 250 ग्राम, यह वजन नापने की इकाई है। तो बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया कि वजन नापने की इकाई जो है वह है किलो, यानी किलो के माध्यम से हमें किसी भी वजन का पता लग सकता है। जैसे आप कितने किलो के हो, आप कितने किलो आम लेके आए हैं, इस प्रकार किलो की इकाई जो है वह नापने के लिए वजन नापने की इकाई जो है वह किलो में नापी जाती है। सोनू ने फिर दादाजी से पूछा, आधा किलो और आधा किलोमीटर एक ही बात होती है क्या? तो दादाजी ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, किलो तो वजन का माप है, यानी हम कोई भी चीज़ को वजन के तौर पे नापना चाहते हैं तो उसकी इकाई किलो होती है। जबकि किसी दूरी के बारे में बताना है तो उसकी इकाई मीटर, किलोमीटर और मीटर हो जाती है। पहले जो लोग होते हैं वह इंच, फीट, फलांग व मील में नापते थे। अब नई विधि अनुसार दूरी का सेंटीमीटर का और मीटर, किलोमीटर आदि से नापते हैं। जैसे आपका घर आपके विद्यालय से कितने किलोमीटर दूर है, या आपके घर से मंदिर की दूरी कितने किलोमीटर की दूरी तक है, तो आपके मैदान जो आपके प्रवेश द्वार से कितनी मीटर की दूरी पे है। इस प्रकार मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर के माध्यम से दूरी का पता लगाया जाता है, दूरी को नापा जाता है। वहीं वजन की इकाई को किलो में नापा जाता है और उसी तरह समय की इकाई को घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, दिन, इसके आधार पर नापा जाता है। तो आज हमने इस पाठ में क्या पढ़ा इसके बारे में मैं आपको मुख्य बिंदु समझाऊंगी। हमने इसके बारे में क्या क्या आज पढ़ा है, हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा है हमें स्वयं के बारे में सजग रहना
चाहिए वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। इसके बारे में हमने सीखा। दूसरा बिंदु सीखा, किसी वस्तु विषय की मात्रात्मक जानकारी के लिए हम माप की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे समय के लिए घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, वर्ष आदि। दूरी माप के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि। तरल पदार्थ हेतु लीटर, वजन के माप के लिए ग्राम, किलोग्राम आदि। यानी जो भी तरल पदार्थ है, दूध है या तेल है इत्यादि तरल वस्तुओं को हम लीटर में मापते हैं और वजन की इकाई को किलो में मापते हैं, दूरी की इकाई को सेंटीमीटर, मीटर के रूप में नापते हैं और समय की इकाई को घंटा, मिनट, सेकंड के ऊपर नापते हैं। तो हमने इन मुख्य बिंदुओं को इस पाठ में आज सीखा। इससे संबंधित मेरे आज कुछ कक्षा प्रश्न हैं जो आपको मैं यहाँ दे रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, समय माप की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा समय माप की इकाई घंटा, मिनट, सेकंड, दिन व वर्ष है। इसमें कोई भी हो सकता है। आपने कितने घंटे पढ़े कि आप कितने दिनों से अपने मामा के घर से आए, आपको कितने वर्ष लगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, इत्यादि इत्यादि, ये सारा काम समय की इकाई है। मेरा दूसरा प्रश्न है, दूध को किस इकाई में मापा जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया, जितने भी तरल पदार्थ हैं वह लीटर में मापते हैं, तो दूध भी तरल पदार्थ है, इसलिए दूध को मापने के लिए लीटर में मापा जाता है। मेरा अगला प्रश्न कक्षा कार्य के लिए, दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो मैंने आपको समझाया था, दूरी को सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर में नापा जाता है। तो ये 3 तो मेरे कक्षा कार्य प्रश्न थे। अब मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न डाले हैं, वो समझा देती हूँ आपको। मेरा पहला प्रश्न है गृह कार्य के लिए, सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं, हमें सर्दी जुकाम होते समय रुमाल व टिश्यू पेपर का उपयोग करना चाहिए तथा समय रहते डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मेरा प्रश्न दूसरा था, वजन तोलने वाले बाट कितने किलो के होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने बड़ों से पूछ के इसको हल कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले पूर्व में भी बता दिया है कि वजन तोलने के लिए किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ये 50 ग्राम, कई प्रकार के बाट होते हैं और आप अपने माता पिता से या बड़ों से पूछ के इसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो मैंने जो ये पूरा पाठ पढ़ाया, ये 2 भागों में पढ़ाया। मैंने इससे पहले जो पाठ पूरा किया, कैसे जानूँ मैं, इसमें हमने सबसे पहले हमारी शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझा था। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सारी हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इन ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कैसे करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा था और हम नाप तोल की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं उसके सारे बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आप इसको फिर से पढ़ें और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।